हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी के 20 प्रश्न में वैसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं प्रश्नों पर। तो सबसे पहले बिहार स्पेशल से ही है। बिहार भारत के किस जलवायु जोन में आता है? भारत को पता है ना, जलवायु जोन में बांटा गया है। तो बिहार किस जलवायु जोन में आता है? 5, 6, 4 या 3? तो सही उत्तर है जलवायु जोन 4 में बिहार आता है। बिहार भारत के जो जलवायु का बंटवारा किया गया है उसमें जोन 4 में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसके नेतृत्व में बड़हिया नामक स्थान पर बकास्त आंदोलन चला था? देखिए, बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में चला था। बकास्त वैसी भूमि होती थी जिस पर जमींदार की जो जमीन होती थी उस पर किसान जो होते थे वो खेती करते थे और जो कर होता था वो जमींदार को चुकाते थे। उसमें यह भी नियम था कि यदि कोई बकास्त यानी कि कोई भी किसान लगातार 12 साल तक उस भूमि को जोत रहा है तो वह उस पर अपने मालिकाना हक का भी दावेदारी कर सकता है। हालांकि किसानों को पता नहीं था, उस समय शायद कुछ नहीं था, लेकिन अब दूसरी बात ये होती थी कि किसानों के पास ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं होता था कि वह सिद्ध कर सकें कि वो लगातार 12 साल से उस पर खेती कर रहे हैं। यानी कि जो जमींदार कह दिए वो सही था। बाद में किसान सभा का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें कुछ चीज़ों को सुधार के लिए लाया गया और उसी के बाद ये एक आंदोलन चला जिसे बकास्त आंदोलन कहा गया। और उस बकास्त आंदोलन में बड़हिया नामक स्थान पर, बड़हिया मोकामा के पास में है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, योगेश्वर सिंह या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो इसमें से सब जो थे इन्होंने बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किया है, लेकिन अलग अलग किया था। जिसमें बड़हिया वाला जो था वो कार्यानंद शर्मा ने किया था। किन्होंने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा हो गया आप ये। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल को बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? बिहार का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, तो कितने जिले स्पर्श करते हैं? 3, 4, 5, 6? सही उत्तर है 3। 3 जिले जो हैं वो स्पर्श करते हैं पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है? दोनों पूछ सकता है, होते हैं की जगह पर हैं भी पूछ सकता है। तो जब हैं पूछेगा तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब पूछते कि वर्तमान में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है तो करंट अफेयर्स में आ गया। लेकिन यहाँ एक चीज नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि कौन होते हैं। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो सही बात है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष हैं बिहार में वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो आपसे करंट में भी पूछेगा, याद रखिए ये करंट में भी पूछेगा। जब करंट में पूछ दें तो जो तत्कालीन समय में जिस समय भी आप बना रहे हैं, मान के चलिए अभी नीतीश कुमार जी हैं तो नीतीश कुमार हो जाएंगे, समझेंगे इसको। कभी कभी प्रश्न जो होते हैं ना बहुत ही कंसेप्ट बेस से आते हैं। बिहार में राज्य फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार में राज्य फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंगेर, पटना, कटिहार, भागलपुर? सही उत्तर है डी, भागलपुर। भागलपुर में राज्य फल अनुसंधान संस्थान है। छठा प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र, भाद्रबाहु, शीलभद्र या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है स्थूलभद्र। देखिए, जब भी आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो इस संगीति को जरूर ध्यान रखेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड को जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, ग्रीन क्रांति या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा, दूध और दूध के प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड जो है उसी का एक अन्य नाम है।
अगला कहता है कौन सा ग्रैंड स्लैम लाल क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए ग्रैंड स्लैम से बहुत प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, कुछ करेंट अफेयर से होते हैं और कुछ इसी बेस पे होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कब होता है, क्रम में क्या है और किस तरह के किस तरह के मैदान पे, कोई घास के मैदान पे खेला जाता है, कोई लाल क्ले बोर्ड पर खेला जाता है, कोई जो है वो क्या बोलते हैं रबड़ वाला कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये आपसे पूछेगा। तो कौन है भाई, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है लाल क्ले कोर्ट पर या बोर्ड पर खेला जाता है। टेनिस जहां होता है उसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है, तो कोर्ट लिखा हुआ है। तो अब आगे के प्रश्न को भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, प्रश्न है कि बम्बई का प्रथम राजनीतिक संस्था था या थी। बम्बई का प्रथम राजनीतिक संस्था थी, मतलब बम्बई में आधुनिक काल में बम्बई में राजनीतिक संस्था बना, जैसे बंगाल में संस्था बना था जमींदारी एसोसिएशन, तो वैसे बंगाल में जैसे था तो वैसे महाराष्ट्र में, यानी कि बम्बई में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, महाराष्ट्र को पहले बम्बई प्रेसिडेंसी बोला जाता था। तो वहाँ पे कौन सी राजनीतिक संस्था प्रथम थी? बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन जो थी बम्बई का या बम्बई प्रेसिडेंसी का प्रथम राजनीतिक संस्था था। भारत स्वशासन की स्थापना की थी। अब नया प्रश्न लग सकता है, इसको यदि हम उलट दें, अंग्रेजी में कर दें तो इंडिया हाउस समझ सकते हैं। तो भारत स्वशासन की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उसी का एक अन्य नाम था भारत स्वशासन, याद रखिएगा। संविधान में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन है। संविधान में, भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार दिए गए हैं, प्रत्येक लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का बनाए रखने का वो क्या बोलते हैं अधिकार दिया गया है, और उसमें प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। तो हालांकि प्रचार प्रसार वाला वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो कहाँ पे वर्णन है? 29 से 31, 29 से 30, 30 से 31 या 29 से 32। सही उत्तर है 29-30। अनुच्छेद 29-30 में यानी 29-30 में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन है। 12वां प्रश्न है कि दूसरा मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था किससे हुआ था? वाडनगर की संधि से, बेसिन की संधि या भसीन की संधि, सालवाई की संधि या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि को ही कभी कभी भसीन की भी संधि बोला जाता है। इसी संधि के बाद मराठा भी जो थे वो अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सागर तल से ऊंचाई के संदर्भ में, यानी कि सागर तल होता है वहां से ऊंचाई के संदर्भ में, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचा बांध के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बांध है जो सागर तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया। सागर तल से ऊंचाई के संदर्भ में भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि सागर तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा बांध है? बगलियार बांध, डलहिस्टी बांध, टेहरी बांध या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डलहिस्टी बांध। डलहिस्टी बांध जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। भारत में निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क और सदाबहार कहाँ पाए जाएंगे? मालाबार तटीय प्रदेश, कोंकण तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सौराष्ट्र तटीय प्रदेश। इसको मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि ये जो वन हैं वही पाए जाएंगे जहाँ पे लौटता हुआ मानसून बारिश कराए। कौन सा मानसून बारिश कराए? लौटता हुआ। तो लौटता हुआ मानसून तो बारिश करता है कोरोमंडल तट पे, तो सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट पे। अब कहिए कि ऐसा क्यों? देखिए सदाबहार है, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश हमेशा होते रहनी चाहिए। तो इसी आधार पे हमने आपको बताया, तो कोरोमंडल तट पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखते हैं आगे के प्रश्न को।
संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं। देखिए प्रश्न का मूल तर्क यह है कि निम्न में से किन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है। आप जानते ही संसद के अंदर संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे उन्हें 19(1) के बाद 19(2), 3, 4, 5 में जो प्रतिबंध हैं उनसे उनको उन्मुक्ति प्रदान रहती है। अर्थात वो संसदीय अधिवेशनों में, संसद के जो सत्र में या समितियों में कुछ भी बोल सकते हैं और इसके लिए वो कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होंगे। अभी एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के सदस्य अध्यक्ष को देखे होंगे या सर्वे सर्वा को देखे होंगे कि वो कुछ बोलने के लिए फंस गए, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में देखते होंगे कि कुछ भी बोलते हैं तो वो कोर्ट में चला जाता है कि इन्होंने ऐसा बोला था, भावनाएं आयत हो गई, आप इन पर संज्ञान लीजिए। तो ये इसलिए होता है कि वो संसद के बाहर बोलते हैं, संसद के अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए कुछ प्रतिबंध हैं बहुत ही आंशिक, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है उस पर वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमूमन मान के चलिए कि उन्हें सदन के अंदर, समितियों के अंदर कुछ भी बोलने के लिए वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र है। इसी को संसदीय विशेषाधिकार भी बोला जाता है। हालांकि विशेषाधिकार में और भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे वो कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर यहाँ पे मान के चलिए सिर्फ बोलने वाला ही संसदीय विशेषाधिकार में शामिल है। कौन कौन? केवल सांसद, महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, डी संसद के सदनों के समिति के सदस्य एवं A+B, अर्थात संसद के सदनों के समिति यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी समिति के सदस्य एवं A+B। ए कौन? केवल सांसद, B राष्ट्रपति, महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री। तो देखिए यहाँ पे डी लगभग सही होगा। लगभग में क्या है कि इसको यदि हटा दें हम, मतलब ये केवल सांसद को हटा दें, तो संसदीय विशेषाधिकार में संसद के सदनों के समिति के सदस्य केवल सांसद ही नहीं। मान के चलिए कि सदन में कोई समिति बनी और उसमें हमसे सवाल जवाब करने के लिए बुला लिया गया किसी को भी, तो वहाँ पे वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है और उसके उस बोली के लिए न्यायालय में उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन होंगे ध्यान रखिए, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के साथ साथ, मतलब जो भी सांसद है, राज्यसभा लोकसभा के सांसद के साथ साथ कोई यदि संसदीय समिति बनती है तो उस समिति के सारे सदस्य तथा सांसद एवं महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री, ये सब जो होते हैं इन्हें संसदीय विशेषाधिकार रहता है। लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। यहाँ पे हमने राष्ट्रपति जानबूझ के लिखा, राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो किन्हें हैं बता दे रहा हूँ मैं, सांसद को, केंद्रीय मंत्री को, महान्यायवादी को, संसद की जो समिति बनेगी दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, उसकी समिति के सदस्यों को, इन सबको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि इष्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? जब आटों में इष्ट मिला दिया जाता है तो क्यों उठ जाते हैं? ताप में वृद्धि होती है, परिमाण में वृद्धि होती है, इष्ट की संख्या में वृद्धि होती है, या CO2 का निर्मोचन होता है, माने CO2 निकलता है? तो सही उत्तर है डी, CO2 का निर्मोचन होने के कारण इष्ट मिला हुआ आटा फूल जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, बना होता है। यानी कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य किसका बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से? तो सही उत्तर है डी, जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला प्रश्न है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? कहे श्रीमानी कहाँ से ऐसा प्रश्न उठा के ले चले? देखिए बीपीएससी में बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा पूछ दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि व्यवहारिक क्या होंगे ये आयोग तय करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, चलिए आइए, नो कमेंट। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाता है, यह पेट्रोल से सल्फर यौगिक को निकालता है, यह टेट्राएथिलेट का
प्रतिस्थापन करता है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर ईंधन की जो ऑक्टेन संख्या, शुद्धता ऑक्टेन संख्या में मापा जाता है ना, ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। 18वां प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शीतलन यंत्र क्या कहेंगे? रेडिएटर। मोटर कार में जो रेडिएटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? कौन कौन सिद्धांत है देख लेते हैं। केवल चालन से, केवल संवहन से, केवल विकिरण से, या ABC यानी कि चालन, संवहन, विकिरण तीनों सिद्धांत पे। तो सही उत्तर है बी, यह केवल संवहन के सिद्धांत पे काम करता है। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पे काम करता है। 20वां प्रश्न है कि गलत को चुनिए कि इसमें से गलत कौन है? आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है, बिल्कुल सही है। तपफ लिख दिए हैं, तरफ होना चाहिए। चलिए, सी कहता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कैलोरी होता है, नहीं, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कैलोरी नहीं होता। कैलोरी जो होता है ऊष्मा का मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में होता है, एसआई मात्रक पद्धति में नहीं होता। एसआई पद्धति में क्या होता है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी बोलते बोलते आवाज़ लाउड हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। एंजॉय कीजिए, हाँ, ढंग से लिख लिख के पढ़िए। परीक्षा में आपका साथी आप खुद होते हैं। बाहर की तरह तरह की बातों को, जो व्यवसायी हैं या जो नन व्यवसायी जो भी हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आपके अंदर इच्छा है कि हम अधिकारी बने, तो अधिकारी के बनने योग्य आपको काम करना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले विराट कोहली साहब कहीं पर बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि 140 करोड़ के देश में मैं एकमात्र ऐसा खिलाड़ी हूँ जो देश का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च स्थान पे करता हूँ। तो इस स्थान तक पहुँचने के लिए और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। अब वहाँ पे दोष दें कि अरे नहीं, हमको ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। नहीं, आप चाहते हैं कि आप अधिकारी बने, तो इसके लिए जो पेमेंट होगा, मूल्य चुकाना होगा, आपको चुकाना होगा। और वो मूल्य जो होता है धन नहीं होता, आत्मबल होता है। जितना आप अपने आत्मबल से अपने आप को तपाएंगे, उतना ज़्यादा आप परीक्षाओं में आगे बढ़ेंगे, बिना किसी अन्य बातों को सुने और समझे होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।